जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, मई महीने से जब से भारत और चाइना के बीच में इंडिया और चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत के बॉर्डर में लद्दाख के रीजन में झड़प बढ़ा है, तब से ही चाइना के तरफ से आए दिन कुछ न कुछ हरकत किया जाता है। पर इस बार इंडिया के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया द्वारा एक बड़ा बयान देते हुए चाइना के ऐसे ही कुछ मंसूबे का खुलासा किया गया, जहाँ पे उनके तरफ से कहा गया कि चाइना भारत से लगे हुए बॉर्डर में कुछ मकसदों को पूरा करने के लिए भारी भरकम तैनाती किया है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना के इस तरीके का तैनाती के पीछे असल कारण क्या है और चाइना क्या मकसद हासिल करना चाहता है, जबकि भारत ने चाइना को किस तरीके से इन तैनातियों का जवाब दिया। और दोस्तों, वीडियो के दूसरे अपडेट में इजराइल की तरफ से भारत को ऑफर किया गया आर्टिलरी गन के बारे में बताऊंगा, जिसे लेकर इजराइल की तरफ से भारत को हाल ही में एक लेटर लिखा गया और लेटर में कुछ नए बातों का भी जिक्र किया गया। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इंडिया के एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की तरफ से हाल ही में बयान देते हुए इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ को लेके कई सारे खुलासे किया गया। इवन उनके खुलासों के बाद धीरे धीरे एक एक करके हमें यह भी पता चल रहा है कि चाइना द्वारा किस तरीके का मंसूबे बनाया गया था और किस तरीके से चाइना के इन मंसूबे को भारत के तरफ से ध्वस्त किया गया। RKS भदौरिया के मुताबिक चाइना के तरफ से अपने आर्मी को समर्थन देने के लिए और रणनीतिक तरीके से बढ़ोतरी देने के लिए ईस्टर्न लद्दाख में इंडिया से लगे हुए बॉर्डर में भारी भरकम डिप्लॉयमेंट किया गया था। चाइना के तरफ से ईस्टर्न लद्दाख में भारी भरकम डिप्लॉयमेंट में बड़े रैडार, सरफेस टू एयर मिसाइल और सरफेस टू सरफेस मिसाइल का डिप्लॉयमेंट किया गया था। जबकि RKS भदौरिया की तरफ से यह भी बताया गया कि चाइना के ये डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा था, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से चाइना के इस एक्शन के विपरीत जो भी कार्रवाई करना था वो किया गया। दोस्तों, 15-16 जुलाई के रात में गलवान घाटी में जो घटना हुआ, उसके बाद दोनों देशों के बीच में ये टेंशन काफी गुना बढ़ गया और भारत की तरफ से तब से ही चाइना के हर एक हरकतों का जवाब भरपूर तरीके से दिया जा रहा है। इवन गलवान घाटी के घटना में जहाँ पे इंडिया के 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो वहीं पे उनके द्वारा कई अधिक चाइनीज सैनिकों को मार गिराया गया था। जबकि चाइना की तरफ से अब तक कितने सैनिक मारा गया है उसका कोई खुलासा नहीं किया गया, लेकिन कुछ इंटरनेशनल रिपोर्टों के मुताबिक कम से कम चाइना के 40 से अधिक जवान इस हिमाकत के कारण मारे गए थे। दोस्तों, इवन एयर चीफ मार्शल की तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि अगर चाइना के द्वारा भारत के साथ कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट किया जाता है तो ये ग्लोबल फ्रंट में चाइना के लिए काफी घातक होगा। मतलब अगर चाइना का एस्पिरेशन अगर ग्लोबली है तो इंडिया के साथ झड़प चाइना का ये ग्रैंड प्लान को सूट नहीं करता। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना फिलहाल ग्लोबली कई सारे फ्रंट में फंसा हुआ है, चाहे वो नॉर्थ में भारत के साथ लद्दाख के एरिया में हो या फिर साउथ चाइना सी रीजन में ताइवान और अमेरिका के साथ हो। इवन ईस्ट चाइना सी में भी चाइना एक तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, जहाँ पे चाइना का सामना जापान के साथ है। इवन ग्लोबली चाइना एक तरीके से इकोनॉमिकली भी आइसोलेटेड हो चुका है और पूरा दुनिया अभी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चाइना से दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहा है। महामारी के दरमियान चाइना द्वारा अपने मिलिट्री का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके के अचीवमेंट को करने का प्रयास किया गया, उसका खामियाजा चाइना को इकोनॉमिकली भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल इकोनॉमिकली चाइना को जितना नुकसान हुआ है, संभावित ये नुकसान चाइना को बीते 3 दशकों में भी नहीं हुआ था। इवन अगर देखे तो चाइना के अंदर खाद्य अभाव का भी सिचुएशन बना हुआ है और चाइना अब मजबूर हो चुका है कि अपने लोगों के पेट भरने के लिए भारत से भी अनाज का इंपोर्ट करे। वहीं पे दूसरी तरफ अपने इन फेलियरों को छुपाने के लिए चाइना द्वारा जो मिलिट्री एक्शन करने का प्रयास किया गया था, उसमें भी चाइना को एक बड़ी मुंह की खाना पड़ा। दोस्तों, चाइना ये प्रयास में था कि सर्दी के पहले भारत के साथ जहां पे झड़प चल रहा है वहां पे बढ़ोतरी हासिल कर ले और सर्दी के दरमियान भारत के साथ कोई बड़ा नेगोशिएशन के तहत रणनीतिक रूप में चाइना को बढ़ोतरी मिले और इसे चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपने जीत के तहत दुनिया के सामने लहरा पाए। पर दोस्तों, सर्दी तक तो दूर का बात, चाइना को उससे पहले ही मुंह की खाना पड़ा। गलवान घाटी में जहाँ पे चाइना बेइज्जत हुआ, तो वहीं पे पेंगोंग लेक के दक्षिणी क्षेत्र में भी चाइना को कई सारे रणनीतिक एरिया से अपना हाथ धोना पड़ा। इवन चाइना की तरफ से कई बार भारत को इन रणनीतिक एरियाओं को छोड़ने के लिए प्रपोजल दिया गया, लेकिन भारत की तरफ से हर एक प्रपोजल को ठुकराते हुए चाइना के हर एक दावे को ठुकरा दिया गया। और दोस्तों, इसके बाद जब ये खुलासा भी हो रहा है कि चाइना की तरफ से भारी भरकम हथियार और मिसाइल का डिप्लॉयमेंट किया गया था, तो ये इस बात को भी दर्शाता है कि चाइना बड़े एक्शन के लिए तैयारी कर रहा था या फिर अभी भी बड़े एक्शन के लिए तैयारी कर रहा है। इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के इन एक्शनों को काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अपने बड़े तैयारी किया जा चुका है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स अपने सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका है, जबकि अपने सरफेस टू एयर मिसाइल और अन्य हथियारों का भी डिप्लॉयमेंट इसी एरिया में बीते कुछ महीनों में इंडियन एयरफोर्स और आर्मी की तरफ से किया गया है। इवन हाल ही में आप लोगों को
एक वीडियो के माध्यम से ये भी बताया था कि चाइना के ऊपर नजर रखने के लिए किस तरीके से इंडिया द्वारा इजरायली हेरॉन ड्रोनों का डिप्लॉयमेंट किया गया है और अब राफेल एयरक्राफ्ट 2 के साथ भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक बड़े एक्सरसाइज किया जा रहा है, जिनमें राफेल के अलावा सुखोई 30 MKI भी शामिल है। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे अपडेट, मतलब इजरायल की तरफ से भारत को ऑफर किया गया आर्टिलरी गनों के बारे में। हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से रिपोर्ट करते हुए बताया गया है कि इजरायल के द्वारा भारत को जो एथोस 155 मिलीमीटर के गनों का ऑफर किया गया था, उसे लेके इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा गया है और लेटर में इन गनों का जिक्र करते हुए गन के ऊपर डील को आगे बढ़ाने का भी बात कहा गया है। जबकि उनके तरफ से यह भी बताया गया है कि 2019 में जहां पे इन गनों को लोएस्ट बिडर के हिसाब से चुना गया था, वहीं पे अब तक गनों के डीलों के ऊपर कोई हस्ताक्षर नहीं हुआ। मतलब दोस्तों अब एक तरीके से एथोस गनों को लेके इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी भारत के साथ बातचीत किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द डील के ऊपर हस्ताक्षर हो। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल मार्च के महीने में ही इजरायल के एल्वेट सिस्टम की तरफ से बनाया हुआ एथोस 155 मिलीमीटर बाय 52 कैलिबर के गनों को लोएस्ट बिडर चुना गया था। जबकि जुलाई महीने में इजरायल और भारत के बीच में प्राइस नेगोशिएशन भी खत्म हो चुका था। इजरायल की तरफ से इसी महीने के 10 तारीख को यह भी कहा गया था कि इन गनों को लेकर इजरायल रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा इंडोजेनाइजेशन के लिए तैयार है। जहां पे रिक्वायरमेंट में 50% इंडिजीनियस इक्विपमेंटों के साथ इन गनों को बनाने का बात कहा गया था, वहीं पे इजरायल 70% इंडिजीनियस इक्विपमेंटों के साथ इन गनों को निर्माण करने के लिए तैयार है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन गनों का कीमत इंडिया के ATAGS गनों के तुलना में भी आधा माना जा रहा है। इजरायल द्वारा 400 एथोस गनों के लिए जो टेंडर भरा गया था, उसमें 477 मिलियन यूरो मतलब 447 मिलियन यूरो का कोटेशन दिया गया था। जबकि इसका ही कॉम्पिटिटर फ्रांस के नेक्स्टर गनों की तरफ से इस टेंडर के लिए जो कोटेशन भरा गया था, उसका लागत 776 मिलियन यूरो है और इस हिसाब से एक एथोस गन का कीमत 1.2 मिलियन यूरो मतलब 10.7 करोड़ रुपीस है। जबकि एक नेक्स्टर गनों का कीमत 1.94 मिलियन यूरो मतलब करीबन 17.3 करोड़ रुपया है, जो इजरायल के गनों के तुलना में करीबन 40% अधिक कीमत का है। दोस्तों इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है उसमें करीबन 1580 ऐसे आर्टिलरियों को खरीदना है। जबकि पहले का टेंडर में सिर्फ 400 गनों का ही जिक्र किया गया है और ये 400 गनों के अलावा जो बाकी के बच्चे 1180 गन है, उसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत कम से कम 50% इंडिजीनियस इक्विपमेंटों के साथ बनाना है। बट इजरायल के द्वारा मेक इन इंडिया को और आगे बढ़ाने के लिए ये 50% के शर्त को बढ़ा के 70% कर दिया गया है और इजरायल का ये भी कहना है कि भारत अगर चाहे तो ये जो 400 गन डायरेक्टली परचेस करने का बात कहा जा रहा है, उसे भी भारत में निर्माण किया जा सकता है। इन 400 गनों को अगर भारत में निर्माण करना है तो उसके लिए इजरायल की तरफ से भारत के एक प्राइवेट कंपनी को भी चुना गया है, जिसे हम कल्याणी ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। कल्याणी ग्रुप के भारत फोर्स के द्वारा इजरायल इन 400 गनों को भारत में निर्माण करना चाहता है। इवन इजरायल के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इससे कल्याणी ग्रुप को अपने खुद के आर्टिलरियों को निर्माण करने में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कल्याणी ग्रुप की तरफ से भी भारत के आर्मी के लिए कई सारे आर्टिलरी गनों का डिजाइन किया जा रहा है, जिनमें 155 मिलीमीटर के अल्ट्रा लाइट हाउट्जर और 155 मिलीमीटर के हैवी कैलिबर के हाउट्जर भी शामिल है। जबकि बहुत हल्के 105 मिलीमीटर के गन को भी कल्याणी ग्रुप की तरफ से डिजाइन किया जा चुका है। अब दोस्तों ऐसे में सवाल ये भी है कि इजरायल की तरफ से जो बड़ा ऑफर किया जा रहा है, उसमें इजरायल के लिए सबसे बड़ा वादा इंडिया का खुद का इंडिजीनियस हथियार है। इंडिया द्वारा धनुष और ATAGS नामक 2 आर्टिलरी गनों का निर्माण किया गया है, जिनमें ATAGS 155 बाई 52 मिलीमीटर के आर्टिलरी है, जो एथोस गन के बराबर का है। इवन अगर देखें तो बहुत सारे मामलों में ये एथोस गन से भी काफी आगे है, खास करके रेंज और रेट ऑफ फायर के मामले में। पर वहीं पे इन गनों का अभी फिलहाल ट्रायल चल रहा है और प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है। और दोस्तों इसीलिए पैरेलली इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसके तहत ऐसे आर्टिलरी गनों को खरीदना था। पर इस साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ इक्विपमेंटों को इंपोर्ट करने के ऊपर बैन लगाया गया था, जिनमें ऐसे आर्टिलरी गन भी शामिल था। पर बाद में इजरायल के साथ किए जाने वाले इस डील के लिए आर्टिलरी गनों के ऊपर से कुछ महीनों के लिए बैन को हटाया गया और माना जा रहा है कि इसी वजह से ही इजरायल द्वारा भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके जल्द से जल्द फिर से एक बार बैन लगने से पहले भारत के साथ डील के ऊपर हस्ताक्षर कर लिया जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।